सौतेला बाप। कुशल की शादी शोभा से हुई थी। शादी के साल भर के भीतर ही शोभा को प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उसने परी रखा। उस दंपति का जीवन अभी शुरू ही हुआ था कि कुशल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और शोभा सुहागन से विधवा हो गई, जिसे देख उसकी माँ राधा कहने लगी, बिटिया, तू आखिर कब तक ऐसे विधवा की जिंदगी जिएगी? कुशल को बिसार कर आगे बढ़ जा, और फिर परी को भी भावी भविष्य में पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी। माँ, फिर से वही सब बातें। माँ, एक विधवा जिसकी एक बच्ची है, उसे कौन अपनाना चाहेगा? मैं अपनी बच्ची के सहारे ही जीवन काट लूंगी। जीवन का सफर बहुत सुकड़ा है शोभा। इस सफर में हर एक को साथी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अपनी नहीं तो इस नन्ही सी बच्ची परी के बारे में सोच। ये बोलकर राधा रसोई घर का रुख कर लेती है और शोभा सारी रात सोच के समंदर में डूबी रहती है और अपनी दुधमुही बच्ची को ममता भरे मन से ताकते हुए कहती है, सची तो कहा था माँ ने मुझे, परी की माँ के साथ उसका पिता भी बनना होगा। मेरे पास इतनी शिक्षा दीक्षा है कि मैं कामकाज करके अपनी परी का पालन पोषण कर लूंगी। 1 सप्ताह बाद। माँ, परी 3 माह की हो चुकी है। आपसे काफी घुल-मिल सी भी गई है। इसके पालन पोषण में पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है। महीनों बाद कोई शुभ समाचार सुना है। सुन शोभा बिटिया, तू इस सफेद लिबास में दफ्तर मत जाइयो। क्यों माँ, क्या खराबी है मेरे पहरावे में? बेटा, इस बेरंग उदास साड़ी में तुझे देख मेरा मन कचोटता है। मैं चाहती हूँ कि तू रंगों के प्रति रुझान दिखाए। ओके मेरी प्यारी माँ, सिर्फ आपके लिए। तभी शोभा को एक कॉल आता है और वो चहक उठती है। ये देख राधा कहती है, अरे किसका कॉल था बिटिया, जिसे बात करते ही तेरा चेहरा इतना चमक उठा? माँ, आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटी। अगले दिन शोभा दफ्तर आती है, जहाँ विवेक कहता है, सुनिए, मैं यहाँ का मैनेजर। मुझे प्रद्युम्न सर ने आपको रूल रेगुलेशन और काम बताने के लिए भेजा है। ओके सर। विवेक शोभा को सारा काम समझा देता है। शोभा काम शुरू कर देती है। फिर देर दोपहरी विवेक उसके पास आकर बोलता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? जी जरूर सर। शुक्रिया। अगर आप सहमत हो तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो आपको पता ही है। मैं अपनी माँ और 3 महीने की बेटी के साथ रहती हूँ। मुझे तो लगा आप सिंगल होंगे, पर आप तो शादीशुदा निकली। पर अब सिंगल मदर हूँ। अपनी बेटी के लिए ही मैं ये जॉब कर रही हूँ। क्यों, आपके पति कहाँ हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। माफी चाहूंगा। खैर, चलिए खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। अब शोभा और विवेक एक दूसरे के आकर्षक होने लगते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। प्यार का पड़ाव शादी तक पहुंच जाता है। दोनों शादी करके घर पहुंचते हैं, जहां विवेक की माँ सुधा दरवाजा खोलने पहुंचती है। अरे विवेक, दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया? ये औरत और बच्ची कौन है? वो माँ, दरअसल मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ। ये जानने के बाद कि उसके एक 6 महीने की बेटी है, मैंने उससे शादी कर ली। तेरा दिमाग तो ठीक है। तूने एक विधवा से, उसकी बतौर एक बच्ची है, उससे प्यार रचा लिया। अरे जमाने भर की लड़कियां मर गई थीं। माँ, शोभा बहुत अच्छी है। वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब मैं बुढ़िया क्या ही बोलूं, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर बेटा, आगे जाकर तुझे बहुत पछतावा होगा। माँ जी, मुझे एक मौका तो दीजिए। 2 दिन बाद विवेक बड़ी खुशी के साथ परी को गोद में लिए खेल रहा था। अले ले 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 पापा की परी, अले ले 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 ले, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम साथ में सैर करने जाएंगे। अब क्या सारा दिन इसी के साथ खेलते रहेंगे? दफ्तर के लिए देर हो रही है। विवेक अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। वक्त के पड़ाव के साथ परी 3 साल की हो जाती है। इसी बीच उसकी एक छोटी बहन भी जन्म लेती है। अब विवेक को अपनी असली संतान मिल जाती है। यहाँ से शुरू होता है उसका सौतेलापन। विवेक की दुनिया उसकी बेटी सोनम में ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में सुधा भी विवेक के मन में सौतेले बाप का बीज बो देती है। अब विवेक परी को नापसंद करने लगा। एक सांझ, सोनम बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। लकड़ी की काठी, है ना? आजा बैठ, इस पर पापा तुझे सैर कराएंगे। पापा आगे, पापा आगे, मेरे लिए क्या लाए?
कुछ नहीं लाया मैं तेरे लिए, भाग यहाँ से यतीम कहीं की। विवेक द्वारा किया गया ये फर्क शोभा देख लेती है और वह सौतेलेपन की इस सांचे में खुद को और परी को ढालने लगती है। विवेक परी को फूटी आंख भी पसंद ना करता था। जब भी परी उसे पापा पुकारते हुए पास आती थी तो वह उसे दुत्कार दिया करता था। ये सब देखकर सुधा बहुत खुश थी। 10 साल गुजर चुके थे, जिसके साथ दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। परी क्लास फर्स्ट में आती है। मम्मी पापा देखो, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब आप भी मुझे कोई गिफ्ट दोगे ना? मैंने अच्छे से पढ़ाई की। पापा आप मुझे क्या दोगे? फर्स्ट आई है, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया जो तुझे महारानी का ताज पहना दो। आई बड़ी अपनी बुलंदियों का बखान करने। कोई बात नहीं बेटा, पापा के पास टाइम नहीं है। मुझे बताओ क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे पापा से ही गिफ्ट चाहिए। पापा मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिलाते हो। मैंने चुप्पी क्या साध ली? तू मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। सारे दायरे बिसार दिए हैं, बदतमीज बेबाक। ऐसा कहकर विवेक परी को चाटा मार देता है। तभी सोनम वहाँ आकर कहती है, पापा मुझे सैर के लिए लेकर चलिए ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पापा की रानी बेटी, अभी हम सैर पर चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। पिता का ये सौतेलापन अब परी को साफ तौर से दिख रहा था। वह रोते बिलखते हुए कहती है, पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शायद मैं बाबू को नहीं सुहाती। दादी भी मुझे प्यार नहीं करती। माँ ये भेदभाव क्यों? बेटा रो मत। सोनम तेरी छोटी बहन है ना, इसलिए पापा उसे ही प्यार करते हैं। जब तू छोटी थी तो बाबा तुझे भी बेतहाशा प्यार करते थे। सप्ताह गुजरता है, विवेक कभी भी सौतेले बाप बनने से नहीं चूकता। परी हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसती है। इसी बीच विवेक को बिजनेस में बड़ा लॉस होने से वह दिमागी तौर से गहरे सदमे में चला जाता है। उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। विवेक का शरीर साथ देना छोड़ देता है। उसे गिरता देख परी भागते हुए आकर कहती है, पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा आप ठीक तो है ना? माँ जल्दी आइए, पापा कुछ बोल नहीं रहे। परी अपने पिता को बिस्तर पर खींचकर लिटा देती है। परी की चीख सुनकर सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल के बाद उन्हें बताते हैं, डॉक्टर मेरे पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ? देखिए, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। आपके पिता का शरीर पैरालाइज हो गया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं और परी कहती है, माँ दादी ये समय रोने पीटने का नहीं है, हमें तो हिम्मत की पाती बांधनी होगी। अपने पिता को ठीक करने में परी जी जान लगा देती है। माँ दादी पापा के पास मैं हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। परी का अपने प्रति बेहिसाब सेवा सहाय देख विवेक बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। परी उसे टाइम पर दवाई देती, उसके हाथ पैर की मालिश करती। परी की मेहनत रंग लाई। विवेक पूरे तौर से ठीक हो जाता है। परिणीति बेटा, मैंने तुझे हर वक्त डांटा फटकारा, तुझे पिता का प्यार नहीं दिया, तभी तू मेरी इतनी सेवा बाड़ी कर रही है। क्यों? क्योंकि पिताजी आप पहले मुझे बहुत प्यार करते थे ना। माँ ने मुझे सब बताया। फिर छोटी बहन के आ जाने से पिता का प्यार बंटना तो लाजमी है। मेरी सयानी बच्ची, आजा अपने पिता के गले लग जा। अब मैं तुझे वो प्यार दुलार दूंगा जो माँ के सिखावे में न दे सका। इस तरह विवेक को अपनी करनी का पछतावा होता है, जिससे उसके मन में बसा परी के प्रति सौतेलापन स्नेह के अथाह सागर के सांचे में ढल जाता है। रील्स बनाने वाली सास। अरे बेटा सौरभ, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ। तूने इस डब्बे को मेरे हाथ में तो थमा दिया, इसे चलाना कौन सिखाएगा? तभी सौरभ उर्मिला के पास जाता है और कहता है, अरे माँ, फोन चलाना बहुत आसान है, आप बहुत ही जल्दी से चलाना सीख जाओगी। चलो मैं इसके अंदर एक ऐप डाउनलोड कर देता हूँ, इसमें कई सारी नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। ये कहकर सौरभ अपनी माँ उर्मिला के फोन में इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें वीडियो दिखाने लगता है। ये देखो माँ, इसमें कितनी सारी वीडियो आ रही हैं, और देखो ये कच्चा बादाम वाली वीडियो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। ये उर्मिला बहुत ही ध्यान से फोन के अंदर वीडियो देखने लगती है और सौरभ उसी समय अपने ऑफिस की तैयारी करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद जैसे ही सौरभ शाम को वापस घर लौटता है तो उसकी माँ किचन में फोन को रखकर अपनी एक रील बना रही होती है। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम।
उर्मिला को ऐसे कच्चे बादाम गाने पर फोन के सामने नाचते हुए देख सौरभ हंसने लगता है और अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अरे माँ, तुम ये किचन के अंदर क्या कर रही हो, वो भी फोन के सामने। अरे बेटा, तू तो पूरे धुर्राटे काट रहा है। तू आ भी गया, मुझे पता भी नहीं चला। तुझे पता है आज मैंने इतनी सारी रील बनाई और लोगों ने मुझे खूब सारे लाइक भी दिए हैं। तेरे ऑफिस जाने के बाद मैंने इस ऐप को अच्छे से चलाया, जिसके बाद मुझे पता चला कि लोग इसी ऐप के अंदर बनाकर अपलोड करते हैं, जिसके बाद मैंने भी अपनी रील बनाई और अपलोड कर दी। अरे वाह माँ, आप तो जीनियस हो, एक ही दिन में फोन चलाना सीख लिया। अपने बेटे से अपनी तारीफ सुनकर उर्मिला बहुत खुश होती है, जिसके बाद से उर्मिला का रील बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सुबह से शाम तक बस रील ही बनाती है, जिसके चक्कर में वो सौरभ का लंच और डिनर बनाना भूल जाती है। कई दिनों से सौरभ बाहर का खाना खाने लगता है, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा होता है और एक दिन सौरभ अपनी माँ उर्मिला से कहता है, अरे माँ, ये सब क्या है? रोज रोज देखता हूँ जब भी लंच या डिनर का टाइम होता है तुम फोन लेकर बैठ जाती हो और रील बनाने लगती हो। अरे कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, मुझे ऑफिस जाना होता है और आपकी वजह से पूरा दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ता है। आप मेरे लिए खाना भी नहीं बनाती हो। तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। रेल बना बनाकर उर्मिला ड्रामेबाज हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ रात के समय ड्यूटी से वापस आता है, जिसके बाद वो फिर रसोई में अपनी माँ को फोन के आगे रील बनाता हुआ देखता है, जिसकी वजह से आधा कच्चा और आधा पका हुआ खाना सौरभ के आगे आता है। सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ उर्मिला को बहुत जली कटी सुना देता है, जिसे सुनने के बाद उर्मिला बहुत उदास हो जाती है। लेकिन रात को सोते समय जब वो अपने फोन में रील देख रही होती है तो उसमें एक रील ऐसी आती है जिसमें एक माँ अपने बेटे से परेशान होकर उसकी शादी करवा देती है, जिसके बाद उर्मिला को अपने बेटे सौरभ की शादी का ख्याल आता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर मैं अपने बेटे सौरभ की किसी अच्छी सी लड़की से शादी करवा दूं तो वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देगा और ऊपर से घर में एक बहू आ जाएगी जो अपने आप घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगी। अब मैं ऐसा ही करूंगी। उर्मिला उस दिन के बाद से अपने बेटे सौरभ के लिए लड़की ढूंढने लगती है। कई लड़कियां देखने के बाद उसे एक आराध्या नाम की लड़की पसंद आती है, जिससे वो अपने बेटे सौरभ की शादी करवा कर आराध्या को घर ले आती है। आराध्या शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों को एक एक करके अपने आप संभाल लेती है। वहीं उर्मिला पूरे दिन इंस्टाग्राम पर रील ही बनाती रहती है। एक दिन उर्मिला इंस्टाग्राम पर रील देख रही होती है, जिसके बाद उसे अपनी बहू आराध्या की एक रील दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बहू इंस्टाग्राम की रील बनाती है। OMG, इसके फैंस फॉलोअर्स कितने सारे हैं। अगर मैंने इसके साथ रील बनाई तो मैं भी इसकी तरफ फेमस हो जाऊंगी। मेरी बहू तो बड़ी ही छुपी रुस्तम निकली, अभी इसकी खबर लेती हूँ। उर्मिला तुरंत आराध्या के पास जाती है और उसे उसकी रील दिखाते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? आराध्या बहुत डर जाती है और डरते हुए कहती है, वो माँ जी ये तो पुरानी वीडियो है, आप प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं इन्हें डिलीट कर दूंगी। आराध्या को ऐसे घबराते हुए देख उर्मिला उसको देखकर हंसने लगती है और हंसते हुए उससे कहती है, अरे पगली, घबरा क्यों रही है? मैं तो तेरी तारीफ करने आई थी, तू तो मुझसे भी तेज निकली। पहले ये बता, तूने इतने फैन फॉलोअर्स बनाए कैसे? उर्मिला का ये बर्ताव देख आराध्या को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो और उर्मिला को सब कुछ बता देती है और कुछ ही देर बाद वो दोनों इंस्टाग्राम की रील बनाने लगती हैं। ऐसे ही उनका सारा दिन बीत जाता है और रात के समय भी वो घर में रील ही बना रही होती हैं। कभी आराध्या अपनी सास उर्मिला की रील बनाती तो कभी उर्मिला अपनी बहू आराध्या की रील बनाती। वहीं रात को जब सौरभ ड्यूटी से वापस आता है तो अपनी माँ और अपनी पत्नी आराध्या को रील बनाते हुए देख लेता है। अरे वाह वाह, क्या बात है माँ, पहले तो आप खुद रील बनाकर सारा समय बर्बाद किया करती थी, अब तुमने आराध्या को भी सिखा दिया। कम से कम इस बेचारी को तो छोड़ देती। बेचारी? अरे कैसी बेचारी, मेरी बहू तो पहले से ही सीखी सिखाई है और इसने मुझे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स के बारे में और भी जानकारी दे दी। देखो तो जरा, मैं इस वाले फिल्टर में कितनी खूबसूरत लग रही हूँ।
हे भगवान, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। औरत होती ही ऐसी हैं, संगति संगति ही बिगाड़ती हैं। अरे तुम लोगों ने खाने के लिए तो बनाया होगा कुछ। उर्मिला और आराध्या रील के चक्कर में खाना बनाना तो भूल ही गई थी, जिसके बाद सौरभ को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाहर खाने के लिए निकल गया। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा है। सुबह शाम उर्मिला और आराध्या सिर्फ और सिर्फ रील ही बनाते रहते, जिसकी वजह से सौरभ को बाहर खाना पड़ता है। एक दिन सौरभ सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पेट में तो बहुत तेज बुरी तरह से दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? अभी तो फ्रेश होकर आया था। सौरभ तुरंत टॉयलेट की तरफ भागता है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर निकल आता है और जैसे ही वो अपने शूज पहनने जा रहा होता है, उसे फिर से पेट में अजीब सी मरोड़ महसूस होती है और वो फिर से टॉयलेट की तरफ भागता है। लेकिन इस बार टॉयलेट में उसकी माँ उर्मिला पहले से ही मौजूद होती हैं। अरे यार, कौन है अंदर? जल्दी से बाहर निकलो, मेरा पेट दर्द कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर से उर्मिला बाहर निकलती है और सौरभ से चिल्लाकर कहने लगती है, अरे थोड़ा तो सब्र रख। अरे माँ, सब्र करने का टाइम नहीं है, चलो अब साइड हो, मुझे अंदर जाने दो। ऐसे ही सौरभ धीरे धीरे कई चक्कर टॉयलेट के लगा देता है, जिसके बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसकी ये हालत देखकर उर्मिला और आराध्या तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। जब डॉक्टर सौरभ को इस हालत में देखता है तो वो उसका तुरंत चेकअप करने लगते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उर्मिला और आराध्या के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर खाने की वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। अगर दोबारा इन्होंने बाहर का खाना खाया तो अगली बार इससे भी बहुत बुरा हो सकता है। इनके घर का हेल्दी और पौष्टिक खाना खिलाओ ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। तभी आराध्या को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो अपनी सास से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही हमेशा रील बनाने के चक्कर में लगी रहती हूँ। मैंने अपने पति के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे बहू, तेरे साथ साथ मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भी एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा और उसे बाहर के खाने पर मजबूर कर दिया। जब से मैंने ये रील बनाना शुरू किया है, तब से मेरा बेटा सौरभ मुझसे बहुत ही गुस्सा रहने लगा है, लेकिन अब मैं और रील नहीं बनाऊंगी। सास बहू दोनों ही रील ना बनाने का फैसला करती हैं और उस दिन से सौरभ की हॉस्पिटल में देखभाल शुरू कर देती हैं और उसके लिए ताज़ी सब्जियों से बना हेल्दी और पौष्टिक खाना बनाकर लाती हैं। इतनी केयर और इतना प्यार देखकर सौरभ भी अपनी माँ और उर्मिला को माफ कर देता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है। चुड़ैल का भूतिया जादुई सोने का शहर। घने जंगलों को पार कर चुड़ैल एक शहर की ओर जाती है और पहाड़ पर खड़े होकर वहां हो रही हर चीज को वो अपने जादू से सोने का एक सुनहरा शहर बना देती है और कहती है, आखिरकार मैंने अपनी जादुई शक्तियों से इस शहर को एक सोने का शहर बना ही दिया, जहां सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। ये कहकर जब चुड़ैल शहर में अपना कदम रखती है तो वहां उसे सोने की बस, सोने का घर, फ्रूट सब्जियां, सोने का इंसान, साइकिल, बगीचा, बल्कि हर चीज वो मामूली शहर एक सुनहरे सोने के शहर में बदल गया था। फिर चुड़ैल कहती है, अब से ये शहर सुनहरी नगरी के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सभी यहाँ मेरे गुलाम होंगे और कोई नया पंछी मेरी नगरी में पर भी नहीं मारेगा, वरना मैं उसका कुछ और ही हाल कर दूंगी। अरे बाप रे बाप, मंजू, ये शहर एकदम सोने का शहर कैसे बन गया? अरे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वही मैं भी सोच रही हूँ, आखिर चंद पलों में ही ये शहर एक सोने का शहर कैसे बन सकता है? जरूर यहाँ कोई ना कोई तो आया है और अब मुझे लगता है कि हम सबके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ज्योति बिल्कुल ठीक कहती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ कोई ना कोई आएगा ही आएगा। फिर तो सबको साथ रहकर होशियार रहना होगा। वो सब तो ठीक है, पर सलोनी कहाँ है? मुझे वो नहीं दिख रही। हमें आगे जाकर ढूंढना चाहिए। सभी मिलकर आगे जाकर ढूंढने लगते हैं। इन लोगों को देखकर लगता है कि चुड़ैल का जादू सिर्फ शहर पर हुआ है। कुछ लोग ही सोने के बने हैं, बाकी सभी लोग अभी भी इंसानी रूप में हैं। क्या चुड़ैल ने जानबूझकर लोगों को छोड़ा था या बात कुछ और थी? आखिर आगे क्या होने वाला था? क्यों चुड़ैल ने एक मामूली शहर को सोने का शहर बनाया था? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही
चुड़ैल एक सोने की बाइक पर बैठकर आती है और छोटे मोटे बम के धमाके करने लगती है और माइक से लोगों को कहती है, जितने भी लोग शहर में हैं, मैं आप सबको बता दूं कि मैंने कुछ लोगों को सोने का बना दिया है। कुछ लोग बहुत देर से ढूंढ भी रहे होंगे अपने चाहने वालों को। सारे लोग ध्यान से सुनना, अब से तुम सभी लोग मेरे गुलाम हो। किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की या कोई भी इस गांव से बाहर गया तो वह तुरंत मर जाएगा। तुम लोगों को रहना यहीं है तो तुम खुशी से रहना, जो चाहे करना, लेकिन मुझसे दगाबाजी नहीं चलेगी। तो जाओ, इस सड़क के नीचे सोने की खदान है, वहां से सोना टुकड़ों में लाकर बीच मैदान में मेरी एक सोने की मूर्ति बनाओ। चलो जल्दी करो। और हाँ, ये सोने के साथ जादुई शहर भी है, तो जादू से तुम कुछ भी कर सकते हो। खाना बनाना हो, सफाई करानी हो, बर्तन या कपड़े धोने हो, कुछ भी जादू से कर सकते हो। अरे कौन हो तुम और क्यों तुमने हमारे साथ ऐसा किया है? हम तुम्हारे गुलाम क्यों बने आखिर? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्यों बने? आखिर हम एक चुड़ैल की सेवा क्यों करें? क्यों तुम्हारी भव्य मूर्ति बनाएं? लगता है कुछ देर पहले तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। यहाँ पर जो भी चीज होगी, रहना खाना पीना, सब तुम अपनी मर्जी से करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। जादुई सोने की नगरी है मेरी, जितना ऐश करना है करो। उसके बदले में मेरे गुलाम बनकर मेरा काम करो, और जो नहीं करेगा उसका हाल देखो कैसा होगा। ये कहते ही चुड़ैल सुषमा और मीत को हवा में उठाकर पटकती है और उसे सोने का बना देती है, जिससे उनके परिवार के लोग कहते हैं, अरे रे 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 चुड़ैल जी, आपने ये क्या बात कर दिया? छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, हम आपकी बात मानेंगे। अरे मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज, ऐसे मत करो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, जो बोलोगे वो करेंगे, बस हमें कुछ मत कहो। इसका मतलब तुम लोग मेरी सोने की बड़ी सी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो, क्यों हो ना? वैसे तुम्हें अपने बच्चे की सोने की मूर्ति अच्छी नहीं लगी क्या? अरे हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अरे बच्चों को छोड़ दो, हम सब मिलकर तुम्हारी सोने की मूर्ति जरूर बनाएंगे, अब छोड़ दो बच्चों को। चलो तुम इतना कहते हो तो छोड़ ही देती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को फिर से पहले जैसा बना देती है, साथ ही बुड्ढे की लाठी को सोने में बदल देती है और कहती है, जा बुड्ढे, मौज कर ले अपनी सिर्फ इस चढ़ी के साथ। कुछ देर बाद सभी लोग उस खदान में जाकर सोने की हथौड़ी और छेनी से सोने के टुकड़ों को निकालकर ऊपर की ओर लाते हैं और जमा करते हैं। वक्त बीतता है, करीब 10 दिन से सुनहरे शहर के सभी लोग चुड़ैल की सोने की मूर्ति बनाने में व्यस्त थे। तो वही काम करने के बाद वो लोग अपने सोने के घर में जाकर सोने की जादुई झाड़ू से कहते हैं, हे सोने के जादुई झाड़ू, मेरे पूरे घर को अच्छे से चमका दे और साफ कर दे। खाना बनाना है, कैसे खाना बनाऊं? कुछ तो है ही नहीं। पूजा की ये बात सुनकर चकला, बेलन, कड़छी जो कि जादुई थे, वो उसके सामने आकर कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, अब तुम एक जादुई शहर में हो, तुम्हें जो खाना है हमें बता दिया करो, हम बना दिया करेंगे। हाँ बिल्कुल, बेलन सही कह रहा है, तुम्हें जो बनाना है हमें बता दो। विश्वास ही नहीं हो रहा कि रसोई के सोने के बर्तन भी बोल सकते हैं। खैर पूछ रहे हो तो पनीर नान, शाही पनीर, दाल मखनी, आलू की कचौड़ी, ये सब बना देना, और हाँ रायता भी। बस इतनी सी बात, अभी बनाते हैं। रसोई के सुनहरे बर्तन ये कहते ही 2 मिनट में जादू से वो सारा खाना बनाकर खुद ब खुद डाइनिंग टेबल पर चले जाते हैं। और पूजा कहती है, मम्मी पापा जल्दी आइए, खाना बन गया और आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया? हाँ बेटा, आज से पहले इतनी जल्दी तो तुमने कभी नहीं बनाया। लगता है पापा भूल गए चुड़ैल की बातों को। उसकी ये नगरी एक जादुई सोने की शहर है, जहाँ हर चीज जादू और सोने से होती है। तो बस खाना भी जादू से तैयार हो गया। कड़छी, बेलन, कढ़ाई ने खुद बनाया है। ये तो बात मेरे ध्यान से ही निकल गई। तो चलो सब बैठकर खाना खाते हैं। सभी लोग जैसे ही बैठकर खाना खाते हैं तो उनका डाइनिंग टेबल हवा में उड़ने लगता है। वो सब अपनी कुर्सियों पर बैठकर हवा में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्तिक झाड़ू पर बैठकर सोने के जादुई शहर की सैर कर रहा होता है। ये वहू,
अरे वाह, सोने की जादुई झाड़ू पर झूमकर तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ से सारे सोने के घर कितने चमकते हुए मोती लग रहे हैं। वाह चुड़ैल, चुड़ैल भी हमें इस तरह खुश रहने का मौका देगी, लगा नहीं था मुझे। तभी चुड़ैल भी अपनी सोने की जादुई झाड़ू पर बैठकर आती है और उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, बेटा मैं बहुत देर से देख रही हूँ, काफी उछल कूद रहे हो, अब जरा मेरी मूर्ति भी बना लो जाकर। जी हाँ चुड़ैल जी, मैं जा ही रहा था, थक गया तो थोड़ा घूमने आ गया। तभी दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। एक तरफ चुड़ैल की आधी मूर्ति बन चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ जंगल के किनारे से कुछ लोग आ रहे थे। अरे चमकता हुआ सा ये जगह क्या है? अरे सिम्मी, तूने कभी सुना नहीं है क्या? यहाँ एक सोने का शहर है। इस गुफा, गहरे जंगल और झरने को पार करते ही पानी के उस ओर एक सोने का शहर है। यदि हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत सारा सोना वहाँ से यहाँ ला सकते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? अगर ऐसा है तो चलते हैं। दोनों जैसे ही घने जंगल को पार कर उस झरने की ओर आते हैं तो वो चुड़ैल उन्हें देख लेती है और उनके सामने आकर कहती है, यहाँ से आगे कहाँ जाने की सोच रहे थे तुम लोग? कहीं नहीं। हम बस यूं ही यहाँ से गुजर रहे थे। हम घर जा रहे हैं। मुझ जैसे चुड़ैल को बेवकूफ बनाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ तुम मेरी सोने की नगरी के पीछे आए थे, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को वहाँ ले आती है और सोने का पुतला बनाकर शहर के चौराहे पर लगा देती है, जहाँ से वो दोनों पुतले अपनी आंखों से सब देख पा रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। आगे क्या होगा? क्या चुड़ैल उन दोनों को छोड़ देगी या हमेशा पुतला बनाकर रखेगी? आखिर चुड़ैल अपनी सोने की मूर्ति बनवाने के बाद क्या करना चाहती थी? क्या सुनहरे जादुई शहर के लोग कभी आजाद हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी के अगले दिलचस्प भाग का इंतजार कीजिए। एक सास की 5 जादुई बहुएं। अरे चल मंटू, जल्दी से मेन काम में बदल कर दिखा, हाल तो जलाल तो रूप बदल दे तू। एक बड़ी भीड़ ने जादूगर अजूबे को चारों ओर से घेरे हुए था। उसका करतब देखकर लोग बहुतेरे बखान करके थोड़े बहुत पैसे देकर चल देते हैं, जिसे लिए जादूगर अपने घर आता है, जहां उसकी पत्नी पवित्रा कहती है, क्या हुआ जी, आपका चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है? अरे पवित्रा, प्रत्येक दिन दर्शकों को अथक कौतुक करतब दिखाने के बावजूद भी ये चंद चिल्लर नसीब होते हैं। अरे जादूगरी में सैकड़ों जोखिम के बावजूद विशेष कमाई नहीं होती तो चेहरा कुम्हलाएगा नहीं तो क्या होगा? परेशान ना हो जी, ये बुरा दौर भी बीत जाएगा। अरे पवित्रा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पुत्र जन कर दो ताकि हम पिता और पुत्र मिलकर आने वाले भविष्य में अपने कौतुक करतब से खूब कमाई करें। इसके पश्चात पवित्रा प्रत्येक वर्ष गर्भवती होकर बेटियां जनती है। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता है। अब अजूबा और पवित्रा 5 बेटियों के माता पिता बन चुके थे। अजी मैं किसी काबिल नहीं, आपको एक पुत्र सुख भी ना दे सकी। अरे खुद को क्यों दोष देती हो? हम दोनों दंपत्ति पिछले 5 सालों से इसी प्रयास में तो लगे हैं। क्या पता भगवान की यही योजना हो कि मेरा भाग्य मेरी 5 बेटियों के हाथ में ही बंधा हो, इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति न हुई हो। समय गुजरता है। जादूगर अजूबा रोजाना कोसों दूर जाकर अपने कौतुक करतब करके जो कमाई करके लाता उससे सभी का पेट पालता। कुछ सालों बाद, अरे देखते ही देखते 5 साल का पड़ाव पार हो गया। समय दस्तक दे चुका है जब मैं अपनी बेटियों को उनके नाम के अनुसार उन्हें जादूगर की कला से अवगत कराऊं। नीरा, अग्नि, दीपिका, अनुजा, नेत्रा, अपने पिता के पास आओ बेटा। जादुई पिता की पुकार सुनकर 5 उसकी ओर अग्रसर होती हैं। अजूबा हर एक दिन सप्ताह उन्हें जादू की जानकारियां दिए चला जाता है। देखते ही देखते 5 वर्ष और पूर्ण हो जाते हैं। नीरा, तुम इस जादूगर पिता की पहलौटी संतान हो, इसलिए तुम अपने मुंह से पानी का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, तुम आग का कौतुक करतब दिखाओगी। अग्नि, ज्वाला तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। दीपिका, तुम अपने तार जैसे लंबे कद से कौतुक करतब दिखाओगी। अनुजा, तुम अपने बौने कद से दर्शकों को सर्वाधिक हर्षोल्लास से भरोगी। और नेत्रा,
जिस अंधेर नगरी को भी आंख भरकर देखेगी, तुम्हारे कौतुक करतब से वो रोशनी से उजागर हो जाएगी। जाओ और जाकर पांचों बहनें अपने जादुई कौतुक करतब का प्रयोग करो। पांचों जादुई बहनें एक साथ निकल पड़ती हैं। अगर हम पांचों बहनें इस भरे बाजार में अपना जादुई करतब दिखाएं तो हम कई गुना ज्यादा कमाई कर सकते हैं। हाँ चलो। 5 बहनें बीच बाजार अपना जादू दिखाना शुरू करती हैं। जहां अग्नि आग के अंगारे, वहीं नीरा जल का झरना बन जाती है और बौनी बहन अनुजा कहती है, जादुई बहनों का खेल निराला, एक अग्नि का ज्वाला, दूजी पानी का प्याला, आओ आओ दर्शकों। देखते ही देखते जादुई बहनों का कौतुक करतब देखने के लिए भीड़ भड़ाका जमा हो जाता है। दिन भर दोपहरी में दर्शकों को जादू दिखाकर सांझ की बेला को पांचों पैसे लिए घर लौटती हैं। पिताजी, हम पांचों बहनों ने अपने जादुई करतब से इतने पैसों की कमाई की है। जानते हैं पिताजी, जब अग्नि और नीरा जीजी अपने मुंह से आग पानी की बौछार कर रही थी तो लोगों ने हम जादुई बहनों का खूब बखान किया। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों, ऐसे ही अपने जादूगर पिता का नाम रोशन करना। फिर एक दिन अजूबा और पवित्रा गांव की सीमा से बाहर जा रहे थे, जहां दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो जाता है। ये खबर सुन पांचों बहनें बोलती हैं, शायद इसी बुरे मंजर के लिए हमारे पिता ने हम बहनों को जादू का करतब सिखाया था। सभी बहनें अपने जादुई खेल करतब को पेट भरने का जरिया बना लेती हैं। एक रोज जब पांचों सड़क पर दर्शकों को जादू दिखा रही थीं, तभी वहां सुलोचना आती है। लंबी बहन छुए आसमान की तराई को, बौनी बहन करे अपनी बड़ाई खुद। क्या देखा है दर्शकों ऐसे कौतुक करतब की लड़ाई। जादुई बहनों का कारनामा देख सुलोचना अपना स्वार्थ साधते हुए सोचने लगती है, किसी तरह अगर ये कौतुक करतब दिखाने वाली जादुई बहनें मेरी बहू बन जाएं, तो मुझ बुढ़िया के बुरे दिन बदल जाएंगे और बहू बनने के बाद इनकी बागडोर मेरी बुलंदियों का कारण बनेगी। सुलोचना उनके घर का पोह पता करके अगले दिन शगुन के संग उनके पास चलकर आती है। जी आप कौन? बेटी मैं तुम पांचों बहनों को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम पांचों का सादगी स्वरूप मुझको भा गया है। मेरी बहू बनकर मेरे बेटों और मुझ बुढ़िया का भाग्य संवार दो। पांचों बहनें स्वार्थी सुलोचना के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शादी के लिए हामी भर देती हैं और शादी करके सुलोचना की बहू बनकर ससुराल आती हैं। 2 दिन बाद, अरे ओ मेरी जादुई बहुओं, जाओ जाकर अपनी जादुई कला से कमाई करके पैसे लाओ। मगर माँ जी, हमारे पतियों के रहते हम क्यों कमाए? सासू माँ सोचिए, जब हम बहुएं बाजार के बीच जादू का करतब दिखाएंगी तो लोग आपके बारे में बातें नहीं बनाएंगे। अरे बंद करो अपनी बकैतियाँ। तुम पांचों बहनों को इसलिए बहू बनाया था मैंने ताकि घर बार चले। अब निकलो और सांझ की बेला से पहले मत आना। पांचों बहनें बतियाते हुए बाजार की ओर अग्रसर होती हैं। सोचा था ब्याह के बाद हम बहनों को बाजार के बीच करतब करने फिर नहीं जाना होगा। जी तो करता है अपनी जादुई जुबान की ज्वाला से स्वार्थी सास को फूंक दूं। शायद हम पांचों बहनों के भाग्य में जादू का करतब करके ही पेट पालना लिखा है। पांचों बहनों की निगाह एक चौरस पत्थर पर पड़ती है, जिस पर खड़ी होकर वो अपना जादुई कारनामा करने लगती है। अग्नि के मुंह से आग निकलती तो नीरा जल का सोता बहाती। बौनी और लंबी बहनें लाजवाब बार बार लंबी छोटी होकर लोगों का दिल बहलाकर मिले पैसे लिए घर आती हैं। ये लीजिए सासू माँ, हम बहनों के जादुई करतब से आज कुल मिलाकर इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरी सर्वगुणी बहुओं, ऐसे ही जिन्न का जादू करते रहो। समय गुजरता है। पांचों बहुएं प्रत्येक दिन दोपहरी बीच बाजार सड़क स्थलों पर अपने जादुई कौतुक करतब से कमाई करके सांझ को पैसे सुलोचना को देती। एक सांझ जब वो पांचों घर लौटती हैं, तो उनके घर के इर्द गिर्द लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी होती है। उनका घर आग से धू धू कर रहा होता है। कब से हम तुम पांचों पतोहू के राह निहारत रहे बिटिया, जाने कैसे तुम्हारे घर में आग लगी। तुम पांचों का परिवार अंदर आग से जंग लड़त है। अरे झुमके, आग की लपटें बढ़ती देखकर तो लग रहा है कि सुलोचना और उसके सपूत का अंग भंग होकर अस्थियों में बदल गया होगा। एकाएक आग को चीरती हुई सुलोचना की बुलंद चीख बहुओं को सुनाई देती है। बहू बचाओ बचाओ।
शायद इसी पलछन के लिए हम पांचों ने जादू सीखा। अग्नि, जल्दी से जाकर दरवाजा तोड़ो। दीपिका, अपना कद बढ़ाकर मुझे अपनी हथेली पर उठाओ, और नेत्रा, तुम मेरी आंखें बनोगी। अपनी रोशनी से अंदर की इस रात की बढ़ती बेला को सवेरा कर दो, ताकि हमारा काम आसान हो। आंखें बने मेरा बसेरा, सांझ से हो जाए सवेरा। नेत्रा के जादू से सांझ की बेला सवेरे में बदल जाती है। आग को तारती बघाड़ती बहू अग्नि दरवाजा तोड़ती है, जिसके बाद दीपिका नीरा को अपने हाथ पर उठाकर लंबी होती है। जैसे खड़ा है गांव में खंबा, हो जाए मेरा कद लंबा। ये कहते ही दीपिका का कद एकाएक लंबा हो जाता है। फिर नीरा कहती है, हो जाए मेरा मुख जलधार, जल की करूं बदरा बौछार। नीरा का मुंह जल का सोता बनकर बरसने लगता है। सुलोचना अपने बेटों समेत सुरक्षित बाहर निकल आती है। सारा घर ध्वस्त हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हम बहुओं के मायके का पड़ाव पास ही है। सुलोचना अपने बेटे बहुओं के साथ उनके पिता के पुराने घर आती है। अरे बहू, ये घर तो अंधेर नगरी बन गई है। नेत्रा अपने आंखों के जादू से पूरे घर में रोशनी भर देती है। पांचों बहुएं अपनी सास की सेवा बड़ी करती हैं। कुछ दिन बाद सासू माँ सप्ताह भर हो चला है, हम पांचों बहुएं जादू दिखाने जा रही हैं, सांझ तक आ जाएंगी। बहुओं, अपनी स्वार्थी सास को माफ कर दो। अब तुम्हें कहीं जाकर कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी का पाला पड़ गया है। अब मेरी बहुएं सिर्फ ससुराल की बागडोर संजोएंगी। ये सुनकर पांचों बहुओं के चेहरे चमक उठते हैं और वो अपने ससुराल में सुकून से रहने लगती हैं। बच्चों की बलि देने वाला शैतान। आ गया मैं, वापस आ गया। आज अमावस की रात है। गांव वालों, मेरे सामने आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी आओ। नहीं आए तो जानते हो ना, इस गांव को शमशान बना दूंगा। भयंकर शैतान के बोलते ही आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। तेज आंधी आती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है। गांव वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी विनायक लालटेन जलाता है और शांता अपने बेटे को गले से लगा लेती है। विनायक जी, मुझे लगता है वो शैतान आ गया है। इस बार भी बलि लेकर ही रहेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती विनायक। मेरा विनू अभी छोटा है, अभी तो उसे ठीक से 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम जानती हो ना, अगर हमने अपना बच्चा उस राक्षस को नहीं दिया तो वो सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, वरना गांव वाले हमसे हमारा बच्चा छीनकर उस राक्षस को सौंप देंगे। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरा बच्चा देखे तो कितना छोटा है वो। अरे समझने की कोशिश करो शांता, हमें बच्चा देने जाना होगा। अरे वो आ चुका है। गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लिए शांता के घर पर आते हैं। खुद दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो शांता, दरवाजा खोलो, वो राक्षस आ चुका है। हमें चलना चाहिए, वरना वो पूरे गांव को ले डूबेगा। विनायक, विनायक रोकिए, नहीं रुकिए, आप मुझे छुपा दीजिए, वरना ये मेरा बच्चा मुझसे ले जाएंगे। दरवाजा खोलो, राक्षस आ चुका है, ज्यादा देर नहीं रुकेगा, अपने बच्चे को लेकर चलो। विनायक अपने 1.5 साल के बच्चे को शांता की गोद से जबरदस्ती लेकर उस राक्षस की ओर बढ़ता है और शांता उसका पैर पकड़कर अपने बच्चे की भीख मांगती है। पर विनायक आंखों में आंसू लिए दिल को संभाले आगे की ओर बढ़ता है और राक्षस को कहता है, राक्षस, ये लो तुम्हारी बलि, मैं अपने बच्चे को ले आया, ले जाओ इसे। आकर आ ही गया, मैं खुश हूँ। तुमने चुपचाप मुझे अपना बच्चा देना मंजूर किया। लाओ। विनू, मेरा बच्चा राक्षस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहे मुझे मार डालो। क्या है ये सब? क्या तुम इस बच्चे को देना नहीं चाहते? जानते हो ना, बदले में तबाही होगी। नहीं राका, तुम ले जाओ हमारे बच्चे को। ये हुई ना बात। शांता अपने बच्चे के लिए बहुत बेलखती है, पर विनायक उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में राक्षस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाता, उसे एक घेरे में रखता है और बलि चढ़ाने की विधि करने लगता है। ओम वें क्लीं राक्षस असुरः ध्वनि उच्चारति असुरः अम्मा। इस बच्चे की बलि स्वीकार कीजिए बलिसुर। राका के ये विधि करते ही
वो उस बच्चे को तलवार से काटकर उसका रक्त राक्षस को अर्पण करता है। तभी बलिसूर उससे खुश होकर चला जाता है। आखिर मेरा ये काम पूरा हुआ। गांव वालों, अब अगले साल आऊंगा। मैं फिर से एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, अमावस के दिन ही आऊंगा। यहाँ एक तरफ राका खुश होकर अपने अगले साल आने के लिए गायब हो जाता है, वहीं शांता बहुत रो रही थी। विनायक और पड़ोसन उसके पास दिलासा देने आते हैं तो कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे, दूर हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। तुम सब मेरे बच्चे के कातिल हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। और अब से आप मेरे पति नहीं हैं। अपने हाथों से अपने बच्चे को उस राक्षस को सौंप दिया। ये कहकर शांता घर में खुद को बंद कर लेती है। विनायक भी टूट जाता है। ऐसे ही अगले साल फिर वो राक्षस अमावस की रात को आता है और इतने ही छोटे बच्चे को उसकी माँ बाप उससे राक्षस को सौंप देते हैं, जिसके बाद वो राका वही विधि करके अपने बलिसूर को बच्चे की बलि चढ़ा देता है। आखिर गांव पर ऐसी क्या विपदा आई थी जो माँ बाप को मजबूर होकर अपने बच्चे को खुद उस राक्षस को सौंपना पड़ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में उस राक्षस ने 3 छोटे नवजात शिशु की जान ले ली थी। अमावस की चौथी रात आने को थी। फिर सुनैना और मोहित शहर से इस गांव में अचानक से रुकने के लिए आ गए थे। रास्ते में उनकी खराब कार हो जाती है कि 1 साल का बच्चा वो हाथ में लिए कहती है, सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी वो, अब पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब आपका? हाँ जी, कुछ नहीं, मैं आपको रहने का कमरा दिखाता हूँ। आप यहाँ आ जाइए। सुने ना, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। नहीं मोहित, मैं संभाल लूंगी। आप बैग्स का ध्यान रखिए और इसकी दूध की बोतल दे दीजिए। ये लो। इस तरह विमलेश और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने घर का एक कमरा दे देते हैं। तभी विमलेश कहता है, हाँ जी, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, और कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। जी जरूर। तभी विमलेश कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, जो इन्हें सब कुछ बोलने वाली थी? विमलेश, मेरा बोलना जरूरी था। कहीं वो राक्षस इनके बच्चे को भी ले गया तो? 3 दिन बाद वो आने ही वाला है। तो आने दो, कम से कम इस बार हमारे गांव का बच्चा तो बच जाएगा राक्षस की बलि चढ़ने से। आप कैसी बातें कर रहे हो? बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें चुप रहना होगा। हमारी भलाई इसी में है। 2 दिन बीत जाते हैं। सुनैना और मोहित को गांव के लोगों का चुप चुप और डर के रहना बड़ा अजीब सा लगता है। अगले दिन अमावस की रात फिर आती है। तेज आंधी चलती है, लाइट चली जाती है। गांव के सभी लोग मशाल लिए इसी जगह खड़े हो जाते हैं और विमलेश, मोना उसके बच्चे को उठाकर चल देते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? और गांव में अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? अरे राक्षस आ रहा है और तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी। तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा राक्षस। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। क्या राक्षस लगा रखा है तुम लोगों ने? ये इस गांव का एक नियम है। हर साल की एक अमावस की रात को राक्षस गांव के एक नवजात बच्चे को ले जाता है। तुम्हें इस गांव में आना नहीं चाहिए था। यहाँ नवजात बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बलि तुम्हारे बच्चे की ही चढ़ेगी। ये क्या बकवास है? छोड़ो हमारे बच्चे को। ये गांव का काला सच है। तुम्हारी तरह 3 माओं ने अपने बच्चे को ऐसे ही खोया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि आप सब हर साल उस राक्षस को बच्चा देना पड़ता है? क्योंकि आज से 3 साल पहले वो इस गांव में आकर आतंक मचा रहा था। उससे बचने के लिए पूरा गांव उसके कदमों में झुक गया और कहा, सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो, यहाँ से चले जाओ, मासूम लोगों को मत मारो। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? या तो तुम सबका खून पी लूंगा या तुम मुझे बच्चा दोगे। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम सबको ना मारूं तो हर साल अमावस की रात आऊंगा और एक नवजात शिशु को ले जाऊंगा और फिर उसकी बलि चढ़ाऊंगा।
गांव वाले राक्षस की बात से हाहाकार करते हैं, पर अंत में उसकी बात मानकर उसे बच्चा दे दिया करते थे, जिसकी वो बलि चढ़ाता था। तब से हम हर साल उस राक्षस को अपना एक बच्चा दे देते हैं। आपने उस राक्षस की बात मान ली, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना नहीं चाहा। पर मैं उस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगी और अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनैना, क्या आप सब हमारे साथ हैं? जितना जल्दी हो सके उस भूत को मारने की तरकीब सोचिए। गांव वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी भीड़ से एक औरत निकलकर कहती है, बेटा, मेरे पास एक दिव्य माला है। अगर उस माला को वो राक्षस छू ले तो वो मर सकता है, पर ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो माला बहुत प्रकाश करती है और राक्षस उसे देखते ही जान जाएगा, तो वो उसे नहीं छुएगा। मुझे पता है वो माला कैसे छुएगा। मैं एक नकली बच्चे को वो माला लपेट दूंगी। वो राक्षस जैसे ही उस बच्चे को हमारे हाथ से लेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सुनैना जल्दी से गुड्डे के बच्चे को उस माला से लपेटकर बच्चे के कपड़े पहना देती है। तभी वो राक्षस गुर्राने लगता है। गाँव वालों, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे वो बच्चा दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ये लो मेरा बच्चा, ये लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम इस गांव की तो नहीं लगती, बच्चा तो मैं ले जाऊंगा वैसे। लाओ दो। ये कहते ही राक्षस उसके हाथ से बच्चा छीन लेता है और माला के स्पर्श होते ही वो राक्षस बम की तरह जोर से फट जाता है, जिसके बाद वो राक्षस का अंत होता है और सुनैना, मोहित अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए अपने शहर चले जाते हैं।